हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आगम शोधन का आगे का सवाल देखेंगे। मैं पीछे भी क्वेश्चन करा के वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे आके देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अब डेली क्वेश्चन करा के डालता रहूँगा, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए आगे का सवाल देखते हैं एंड मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक से बताऊँगा इसको। अगर आपने आज से पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं करा हुआ तो आप आसानी से आगम शोधन का कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए सवाल देखते हैं आगे का। मैं आर.सी. अग्रवाल की बुक से करा रहा हूँ 12वीं क्लास। अगर आपके पास भी कोई बुक है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो सब सवालों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सेम होते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आइए सवाल देख लेते हैं। तो सवाल दे रखा है इलाहाबाद, सवाल दे रखा है इलाहाबाद क्लब इलाहाबाद की पुस्तकों से सन 2018-19 का आय खाता तैयार कीजिए। फिर गत वर्ष के चंदे दे रखे हैं, वसूल हुए 40 रुपये। चालू वर्ष के चंदे वसूले 360 रुपये। चालू वर्ष के चंदे अभी वसूल नहीं हुए हैं, वो 60 रुपये हैं। प्राप्तियाँ दे रखी हैं, फिर प्राप्ति रखी है कमरे का किराया 20 रुपये, खेल शुल्क 120 रुपये और जलपान व्यय से प्राप्त 250 रुपये। फिर भुगतान की तरफ दे रखा है इसमें वेतन 200 रुपये, मरम्मत 24 रुपये, छपाई तथा लेखन सामग्री 60 रुपये, जलपान गृह खर्च पे 170 रुपये दे रखे हैं। मजदूरी दे रखी है 136 रुपये, बिजली व्यय दे रखा है 80 रुपये और किराया व कर दे रखा है 100 रुपये। आदत्य व्यय दे रखे हैं नीचे, मरम्मत 16 रुपये, जलपान गृह पर खर्च किए 44 रुपये। फिर रोकड़ शेष दे रखा है 1 अप्रैल 2018 को 36 रुपये और नीचे दे रखा है रोकड़ शेष 31 मार्च 2019 को 56 रुपये। ठीक है, फिर आइए आंसर देख लेते हैं इसका। तो आंसर इसमें देगा, सबसे पहले आपको लाइन कर लेनी है। ये आपका डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में आपका एक्सपेंडिचर आता है और क्रेडिट साइड में आपका इनकम आता है। तो आपको इस सवाल में जो बनाना था, इसमें बनाना था आपको आय व्यय खाता तैयार करना था। ये दे रखा है 2018-19 के लिए आय व्यय खाता तैयार कीजिए। तो आय व्यय खाता में बनाते हैं। आय व्यय खाते का मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल देंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे डाल देंगे इनकम, फिर जो भी फिगर दे रखी है वो चालू कर देनी है आपको डालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर की फिगर देख लेते हैं, जो भी इसमें दे रखी है एंट्री। तो आइए एक्सपेंडिचर की देखते हैं, मतलब जो भी भुगतान किया हमने उसकी एंट्री देख लेते हैं, क्या क्या फिगर दे रखी है इसमें। तो सबसे पहले देखा है भुगतान में वेतन 200 रुपये और वेतन पे कोई आदत्य व्यय यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, खाली 2 चीज़ पे दे रखा, मरम्मत पे और जलपान गया। तो मरम्मत हमारी दे रखी है कहाँ पे, यही, तो इस पर हम टिक कर ले रहे हैं, जिससे कि हमें पता लग गया है इस पर समायोजना है। और जलपान गृह कहाँ पे दे रखा है, या जलपान गृह खर्च 170 रुपये, तो इस पर भी समायोजना है। तो सबसे पहले हम अब वेतन देख लेते हैं। वेतन पे कोई समायोजन नहीं है, सीधे इसकी एंट्री कर देते हैं। ये इसकी एंट्री हमने कर दी है टू सैलरी, इस पर कोई समायोजना नहीं थी तो सीधे अंदर डाल देंगे 200 रुपये। फिर इसके बाद दे रखा है मरम्मत दे रखी है 24 रुपये, इस पर समायोजना भी है। मरम्मत के 16 रुपये आदत है। आदत का मतलब हमें इसमें ऐड कर देने हैं, ये मरम्मत के हमें अभी 16 रुपये और देने हैं। इसका मतलब आदत का मतलब ये होता है, आदत व्यय मतलब हमने अभी इसका पूरा भुगतान नहीं किया है। तो जो आदत व्यय में लिखा जाता है तो उसको हम जो भी टोटल दे रखा होता है हमारे फिगर में ऊपर, उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर आइए इसमें देख लेते हैं एंट्री। यहाँ पे दे रखा है 2 रिपेयर, आपको यहाँ पे लिख देना है 2 रिपेयर। फिर इसमें 24 रुपये दे रखे थे, 24 रुपये लिख देने हैं अंदर, क्योंकि इस पर समायोजना है। समायोजना दे रखी थी आउटस्टैंडिंग 16 रुपये, तो आउटस्टैंडिंग लिख के आपको 16 रुपये इसमें ऐड करने थे। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे बाहर लिख देना है 40 रुपये। फिर इसके बाद हम दूसरी फिगर देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखी है। तो दूसरी फिगर दे रखी है इसमें छपाई तथा लेखन सामग्री 60 रुपये, तो इस पर कोई समायोजना नहीं है, तो इसको सीधे अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 60 रुपये, क्योंकि छपाई हमने और स्टेशनरी का भी छोटा मोटा सामान होता है और छपाई कराई है, तो इसमें हमारा पैसा गया, क्योंकि इसमें ये साफ साफ लिख रहा है, ये जो भी इसमें एंट्री पड़ी है ये भुगतान की साइड लिख रही है, तो हमने इसका साफ साफ लिख रहा है इसमें हमने सबका भुगतान किया है। ठीक है, फिर आइए अगली एंट्री देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखी है। अगली एंट्री दे रखी है इसमें फिगर जलपान गृह खर्च 170 रुपये, इस पर समायोजना भी है। जलपान गृह पर खर्च 144 रुपये, वो 44 रुपये खाली ये दे रखे हैं। जलपान गृह खर्च 44 रुपये, तो उसकी एंट्री देख लेते हैं। आपको इसमें लिखना है टू साइड, टू जलपान गृह जो भी होता है वो होता है हमारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रेशमेंट। ठीक है, इस पर हमने बैक किए हैं, तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसिव 170 रुपये जो भी दे रखे हैं। एंड आउटस्टैंडिंग इसके नीचे दे रखे थे वो हैं आपके 44 रुपये, तो इसमें ऐड कर देंगे आप, मतलब हमने जलपान गृह का भी जो भी खर्च हुआ है उसमें टोटल भुगतान नहीं किया है, 44 रुपये रह गए हैं, तो उसमें ऐड कर देंगे हम। फिर टोटल हो जाएगा आपका 214 रुपये, वो आपको सीधे अमाउंट में डाल देना है। फिर इसमें दे रखा है आप मजदूरी
136 रुपये। इस पर कोई समायोजन नहीं है, सीधे इस पर नाम अंदर डाल देंगे 2 पेजेस 136 रुपये। फिर यहाँ पे दे रखा है बिजली पे या बिजली तो दिखा दे रहा हूँ आपको। बिजली के दे रखे हैं इसमें 80 रुपये, तो इसमें कोई भी समायोजन नहीं है, सीधे अंदर डाल देंगे। टू इलेक्ट्रिसिटी 80 रुपये। फिर इसमें अगली दे रखी है लास्ट किराया व कर 100 रुपये। ठीक है, किराया व कर की एंट्री भी देख लेते हैं हम। आपको लिख देना है एक्सपेंडिचर में किराया का हमने और टैक्स का हमने भुगतान किया है तो 2 रेंट एंड टैक्स 100 रुपये। फिर प्राप्ति की साइड देख लेते हैं। प्राप्ति की साइड सबसे पहले आपको ऊपर देख लेना है, इसमें ऊपर भी देख रही है गत वर्ष के चंदे वसूल हुए 40 रुपये। और आपको पता ही है जब भी हम आय व्यय खाता बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें ना गत वर्ष का कुछ आता है और ना ही आगे मतलब पिछले वर्ष का कुछ आता है और ना ही आगे के वर्ष का कुछ आता है, केवल इसमें करंट ईयर की एंट्री करते हैं हम। तो इसमें दिया रखा है गत वर्ष के चंदे वसूल हुए, इस समय कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें ना गत वर्ष का आएगा ना आगे के वर्ष का आएगा। जो करंट ईयर चल रही है हमारी चालू वर्ष है उसी की एंट्री करेंगे हम खाली इसमें। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसमें हम जो भी एंट्री करेंगे वो चालू वर्ष से संबंधित होनी चाहिए, ना गत वर्ष से संबंधित होनी चाहिए, ना ही आगे के वर्ष जो होते हैं उससे संबंधित होनी चाहिए। तो हम चालू वर्ष से संबंधित जो भी दे रखा है इसमें देख लेते हैं। चालू वर्ष के चंदे वसूल हुए 360 रुपये और नीचे दे रखा है इसमें चालू वर्ष के चंदे अभी वसूल नहीं हुए, यानी कि चालू वर्ष के अभी हमें वसूल नहीं हुए, वसूल होंगे हमें। इसमें दे रखा है तो हमें वसूल होंगे जो अभी हुए नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम इसको ऐड कर देंगे। इधर देख लेते हैं, यहाँ पर डाल देंगे भाई सब्सक्रिप्शन 360 रुपये दे रखे थे एंड चालू वर्ष के जो भी हैं हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, तो चालू वर्ष के जो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसको ऐड कर देंगे हम, क्योंकि जब उसमें लिख रहा है एंट्री में हमें प्राप्त नहीं हुए हैं तो वो प्राप्त होंगे हमें, तभी तो उसकी एंट्री करी हमने, तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। पर इसमें खाली चालू वर्ष से जो भी संबंधित एंट्री होती है वही लिखी जाती है, ना गत वर्ष है ना इसके आगे के वर्ष जो होते हैं उनसे कोई भी एंट्री इसमें नहीं लिखी जाती, केवल चालू वर्ष की एंट्री करेंगे हम। तो 360 में 60 रुपये जोड़ देंगे, 420 रुपये हो जाएंगे, वो हम अमाउंट में लिख देंगे बाहर। फिर इसमें आप प्राप्ति की साइड देख लेते हैं क्या क्या दे रखी है इसमें प्राप्ति में देखेंगे। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ जिससे साफ दिखे आपको, इरेज कर दिया मैंने। अब आप देखते हैं प्राप्ति की साइड कमरे का किराया 20 रुपये जो हमें प्राप्त हुआ है, इसमें लिखी है प्राप्तियाँ, तो मतलब ये जो चीज़ दे रखी है हमें ये सब प्राप्त हुई हैं। तो हम इसकी एंट्री देख लेते हैं। आपको इनकम में लिखना है क्योंकि हमारी इनकम हुई है, हमें प्राप्त हुआ है कमरे का किराया जो होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई रूम रेंट 20 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं, वो डाल देंगे। फिर इसके बाद दे रखा है इसमें प्राप्ति में खेल शुल्क 120 रुपये, हमने कोई भी गेम करा उसकी जो फीस है हमें प्राप्त हुई है तो ये हमारी प्राप्ति है, इसको भी हम इनकम में लिख देंगे। तो भाई गेम फीस 120 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं, वो डाल देंगे। फिर इसके बाद दे रखा है इसमें जल प्राण गृह से प्राप्त, हमारा जो भी जल प्राण गृह था उससे हमें 250 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो ये भी हमारी क्या इनकम है, उसको भी हम बाई साइड डाल देंगे, इनकम में डाल देंगे इसको हम। तो यहाँ पे लिख दिया भाई रिफ्रेशमेंट 250 रुपये। ठीक है, अब आपको जिधर का साइड का टोटल बढ़ा है उस साइड का सबसे पहले टोटल कर लेना है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ सबसे पहले। अब आप देख सकते हैं आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आपको जिस साइड का टोटल सबसे बड़ा दिखे उस साइड का सबसे पहले कर देना है। तो आपको इस साइड का देखने में टोटल ज़्यादा आएगा, दिख रहा होगा, तो आपको इस साइड का टोटल कर देना है सबसे पहले। तो इस साइड का आप टोटल करेंगे तो आपका 830 रुपये बैठेगा। जिस साइड का टोटल बढ़ा हो उसको दोनों तरफ डाल देंगे आप, डेबिट में भी एंड क्रेडिट में भी। तो हमारा डेबिट का साइड टोटल वो डेबिट की साइड का टोटल बढ़ा था तो हम डेबिट साइड का टोटल डेबिट में भी लिख देंगे नीचे एंड क्रेडिट में भी लिख देंगे। फिर इसके बाद आपको 420 से 250 रुपये जो भी दे रखे हैं यहाँ तक का टोटल करना है। तो आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 810 रुपये। 810 रुपये आएगा आपका 830 से, यानी कि 20 रुपये कम है। तो आपका व्यय का साइड जो है एक्सपेंडिचर की साइड बढ़ी है, इनकम की साइड छोटी है, तो आपको डेफिसिट हो गई, हानि हो गई, यानी कि एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो ये हानि आ गई आपकी 20 रुपये, क्योंकि इधर का आप टोटल जब करेंगे तो वो आएगा आपका 810 रुपये और इधर का टोटल आपका 830 रुपये है। जो भी अंतर होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, वो ही हमारी हानि होगी। अगर इधर का टोटल बड़ा होता है इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल छोटा होता तो आप इस वाले टोटल में से इसको घटा देते, जो भी अंतर होता वो आपका सरप्लस होता। ठीक है, आपको एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के सवाल को एक बार ढंग से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मैं डेली ऐसे क्वेश्चन करा के डाल दूँगा अपने चैनल पे, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा उसके ऊपर या तो शॉर्ट वीडियो बना देंगे हम एक, या आपके कमेंट में रिप्लाई करके आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर देंगे।